हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लैब असिस्टेंट यानी कि प्रयोगशाला सहायक के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहा था। और केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ रहे थे दोस्तों आपकी इकाई फर्स्ट। इससे पहले जो है हम इकाई फोर्थ को कंप्लीट कर चुके हैं, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम हमारा समाप्त हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस देख सकते हैं। अब इकाई फर्स्ट जो है वो है पीरियोडिक टेबल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, और इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। ठीक है, चलिए इससे पहले हम जो पढ़ चुके हैं उसको एक बार वापस से रिवाइज करेंगे। तो परमाणु के मूलभूत कण कितने हैं? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और उसके बाद में आपके रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, जिसके अंदर कौन सी धातु यूज हुई थी? सोना यानी गोल्ड। कौन सा कण यूज हुआ था? अल्फा कण। अल्फा कण क्या होता है? 4 हीलियम 2। ठीक है, और जो है सोने की परत के चारों ओर किसका लेप किया गया था? जिंक सल्फाइड का। फिर क्वांटम संख्या कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की। एन किसको रिप्रेजेंट करेगी? यानी प्रिंसिपल। आकार को एजीमुथल। एल यानी आकृति को। एम मैग्नेटिक यानी अभिविन्यास को। और चक्रण क्वांटम संख्या यानी कि एस यानी स्पिन क्वांटम संख्या। ठीक है, फिर मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में आपको पूरी डिटेल बता दी थी। द्विगुणित क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, इलेक्ट्रॉन चक्रण क्वांटम संख्या। ऑफबाउ का नियम था। कक्षकों की बढ़ते हुए क्रम में जो ऊर्जा का क्रम है वो क्या है? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s। समझ में आ गई बात? फिर पाउली का आवर्जन नियम क्या था हमारा? तो पाउली का आवर्जन नियम था कि चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती है, और n कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होगी। s के अंदर जो है कितनी होती है दोस्तों? 2। p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, d के अंदर 10 और f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम क्या कहता है? कि समभ्रंश कक्षकों में पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन पहले एक भरा जाएगा, उसके बाद युग्मन किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने जो है एक ही कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ भर दिए, नहीं, पहले एक भरोगे उसके बाद युग्मन करवाओगे। पी के 3 कक्षक कौन कौन से हैं? पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ठीक है, डी के कितने हैं? 5। कौन कौन से? डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई, डी एक्स वाई और डी वाई जेड, डी एक्स जेड। ठीक है, एफ के होते हैं 7, लेकिन वो आपको अभी नहीं पढ़ने हैं। फिर n+l का नियम जो है वो क्या कहता है? कि n+l का मान जब अधिक होगा तो ऊर्जा का मान भी अधिक होगा। अब अगर 2 कक्षकों के लिए n+l का मान समान आ जाए तो आप क्या करोगे? जिसका मान n जो है जिसका कम होगा उसकी आप ऊर्जा जो है निम्न ले लोगे। और फिर मैंने ये आपको एटॉमिक नंबर, सॉरी ये मास यहाँ लिखा था क्या उस टाइम, इसको कम सॉरी दोस्तों, एटॉमिक नंबर जो है वो 8 होता है ऑक्सीजन का। और फिर मैंने आपको इसका एग्जाम्पल समझाया था कि कैसे जो है हम ये लिखेंगे। ठीक, चलिए फिर आपको मैंने ट्रिक भी दे दी थी कि पहले साहब ऊपर रहेंगे, फिर दूसरे साहब अपने पेरेंट्स के साथ, तीसरे साहब पेरेंट्स के साथ, चौथे साहब पेरेंट्स के साथ और तीसरों की डॉटर के साथ, फिर पांचवें साहब डॉटर और पेरेंट्स के साथ में, फिर छठे साहब जो है फ्रेंड डॉटर और पेरेंट्स के साथ में, और सातवें साहब भी जो है फ्रेंड डॉटर और पेरेंट्स के साथ में आएंगे। सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना मैंने सिखा दिया था आपको कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए फिर अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का जो स्थायित्व है वो ज़्यादा होता है नॉर्मल से, यानी जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उससे ज़्यादा किसका स्थायित्व होता है? अर्धपूरित और पूर्ण पूरित का, जिसके अंदर मैंने क्रोमियम का आपको पूरा एग्जाम्पल लेकर के और उसका जो है एक्सेप्शन भी बता दिया था कि ये क्यों है, क्योंकि इसके 3D 4 होना चाहिए जबकि 3D 5 होता है। फिर मैंने आपको बोला था कि ऐसे ही एक्सेप्शन जो होते हैं वो आपको कमेंट करके मुझे बताने हैं। कक्षकों की आकृति की बात की जाए तो L = 0 यानी कि S कक्षक होगा, और एस के अंदर जो है नेम होता है शार्प और इसका शेप है स्फेरिकल। एल का शेप कैसा है दोस्तों? डबल डम्बेल, और प्रिंसिपल कहते हैं इसको। L2 यानी डिफ्यूज डबल डम्बेल, और L3 यानी कि फंडामेंटल और कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गई बात? चलिए फिर आधुनिक आवृत्ति जो है नियम, उसके बारे में हमने बात करी थी। तो आधुनिक आवृत्ति नियम दिया किसने था? 1913 के अंदर आपके मोजले महोदय के द्वारा दिया गया था। इन्होंने क्या कहा था कि अगर हम किसी भी धातु के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की बौछार करवाते हैं तो जो एक्स किरण प्राप्त होगी उसकी आवृत्ति जो प्राप्त होगी उस आवृत्ति का वर्गमूल जो है वो उस धातु के नाभिक के आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, जिसका एक रिलेशन दिया गया था कि √μ = a × z - b। जो ये म्यू है ये एक्स किरणों की आवृत्ति है, जेड है वो नाभिक के आवेश या परमाणु क्रमांक है, ए और बी क्या है? कांस्टेंट है। समझ में आ गई बात? फिर
तत्वों की भौतिक और रासायनिक गुण जो है वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ऐसा मोजले ने कहा था। इन्होंने जो आवर्त सारणी बनाई है उसके अंदर परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में या आरोही क्रम में जो है तत्वों को व्यवस्थित किया है। इन्होंने जो आवर्त सारणी बनाई है उसकी विशेषताएं क्या क्या है, तो पहली विशेषता है सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त नाम दे रहे हो, 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें हम वर्ग कह रहे हैं, और समान बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले जो तत्व है उनको एक ही वर्ग में रखा गया है। उत्कृष्ट गैसों को सारणी के अंत में रखा गया है। दोष इसके थे कि हाइड्रोजन की स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है। लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड जो श्रेणी है उनको मुख्य सारणी में उपयुक्त स्थान नहीं दिया गया है, और लगभग समान गुण वाले तत्व है उनको भी पृथक पृथक वर्गों में रखा गया है, जिसके एग्जाम्पल दिए थे बेरियम और लेड, आपका कॉपर और मरकरी। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात करते हैं तो आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर अगर हम तत्वों के प्रकार की बात करें तो कितने हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों आपके तत्वों के प्रकार, और आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर तत्वों के प्रकार जो है दोस्तों वो कितने प्रकार हैं, अरे टोटल कितने प्रकार बताए हैं, तो टोटल इन्होंने 4 प्रकार बताए हैं। कितने? 4। सर ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं, तो 4 जो प्रकार है उसमें पहला है आपका एस ब्लॉक तत्व। ठीक है, दूसरा आपके बताया है इन्होंने पी ब्लॉक तत्व, एस ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक तत्व, और फिर आपका डी ब्लॉक तत्व। ठीक है, ये तत्व लिखिए, डी ब्लॉक तत्व, एस ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक तत्व, और चौथा आपके बताया है कौन सा, एफ ब्लॉक तत्व। समझ में आ गई बात, तो एफ ब्लॉक तत्व। तो तत्वों के कितने प्रकार बताए गए हैं आधुनिक आवर्त सारणी में? 4, एस पी डी एफ। ठीक है, अब हम एक एक तत्व के बारे में बात करते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या होती है। यहां पर जो है इनका सामान्य जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो आप लिखेंगे एस ब्लॉक तत्व। ठीक है, अब एस ब्लॉक तत्व जो है उसके अंदर दोस्तों क्या है, इसका अंतिम जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है सामान्य, तो आप लिखेंगे EC। अब ये पूरा लिखवाऊं कि सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है तो कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट याद रखेंगे एस ब्लॉक तत्व का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो NS1, या फिर आपके जब दूसरे वर्ग में आ जाते हो तो हो जाता है NS2। समझ में आ गई बात, तो यहाँ आप या लिख दो NS1 व NS2। क्लियर है बात? ठीक है, एस ब्लॉक के तत्व का मतलब क्या है? एस ब्लॉक तत्वों का मतलब है दोस्तों आपके जो आधुनिक सारणी है आपके सामने मैं अभी लाऊंगा, तो आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर जो आपका शेप है आधुनिक आवर्त सारणी का वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, ये देख लीजिए इधर, और इसको ऐसे ही आप याद भी कर लेना जैसे मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, देखो ये है हमारा एस ब्लॉक तत्व, ये है पी ब्लॉक तत्व, ये है डी ब्लॉक तत्व, और इधर जो है आपके लैंथेनाइड और एक्टेनॉइड आ जाएंगे, वो हो जाएगा एफ ब्लॉक तत्व। तो अगर आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस के अंदर चला जाता है तो फिर वह तत्व जो है एस ब्लॉक तत्व कहलाता है। और इसके अंदर वर्ग कौन कौन से इंक्लूड है, तो इसके अंदर वर्ग 1 व वर्ग 2 आते हैं। समझ में आ गई बात? और इन्हें जो है दोस्तों आपके बता दूं, वर्ग 1 में जो तत्व है उन्हें आप कहोगे सार्य धातु। क्या कहोगे? सार्य धातु। और जो वर्ग 2 के अंदर आएंगे उनको हम कहेंगे सार्य मृदा धातु। आपको पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल जो है जितने इंपॉर्टेंट तत्व है वो सब याद करवा दूंगा। तो एस ब्लॉक तत्व के बारे में याद रखना है कि इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS1 NS2 पहली बात। दूसरा, इसके अंदर 2 वर्ग आते हैं, वर्ग फर्स्ट और वर्ग सेकंड। वर्ग फर्स्ट के अंदर जो तत्व आते हैं उन्हें सारे धातु कहा जाता है, ये पूछा जाएगा। वर्ग 2 के अंदर जो तत्व आते हैं उन्हें सारे मृदा धातु कहा जाता है। समझ में आ गई बात? चलिए अब दोस्तों बता दूं एक पॉइंट और आप यहाँ लिखिए कि आपका जो एस ब्लॉक तत्व है वो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? त्याग सकता है। अब एक इलेक्ट्रॉन जो त्यागेगा वो सारे धातु होगा, यानी वर्ग 1 का होगा, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है। और जो वर्ग 2 का होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, क्योंकि इसके बाद में बाहर जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग सकते हैं, त्याग सकते हैं। अब अगर आपसे यहां पूछ लिया जाए, ऐसे नहीं पूछते कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, वो तो ये पूछेगा कि ये बताओ बेटा एस ब्लॉक तत्व की संयोजकता कितनी है। तो एस ब्लॉक तत्व की संयोजकता कितनी हो गई? 1 या 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई? यानी +1 या फिर +2 ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करता है। सबसे पहले ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, चलिए और इसकी कुछ चीजें लिखवा देता हूं एस ब्लॉक तत्व की। जैसे एक आपको लिखना है कि इनकी जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है, आयनन एंथैल्पी, उसका मान सबसे कम होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, तो आप लिखिए आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी के मान बहुत कम होते हैं। समझ में आ गई बात? आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो बहुत कम होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम का मतलब क्या है और आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है? किसी भी तत्व को आयनाइजेशन करने के लिए, यानी कि उस तत्व का उसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज लगाना हो या नेगेटिव चार्ज लगाना हो, मतलब उसको आयनाइज करना हो, आयन बनाना हो, तत्व से आपको क्या बनाना है? उसको आयन बनाना है। तो जो आयन बनाने के लिए जितनी ऊर्जा दी जाती है उसको कहते हैं आयनन एंथैल्पी। ठीक है, इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे जब हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। अभी केवल आपको समझना है इसलिए बता रहा हूं। तो आयनन एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ? किसी भी तत्व को आयन बनाने के लिए दी गई ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। और जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो हमेशा ज्यादा कहां होगी? जहां इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल हो, और इलेक्ट्रॉन निकलना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा हाफ फील्ड और फुल फील्ड में। एस ब्लॉक जो है ये तो आसानी से ही अपना अंतिम इलेक्ट्रॉन 1 होगा या 2 होगा, इनको त्याग देता है। समझ में आ गई बात? तो यहां इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही कम होती है। और ये सभी जो है दोस्तों क्रियाशील धातु है। ये सभी क्रियाशील धातु। कैसी धातु है? क्रियाशील, यानी कि एक्टिव है, क्रियाशील। ये सभी अभिक्रियाएं फास्ट करती है, क्रियाशील धातुएं। समझ में आ गई बात? तो आपको ये बातें भी याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पी ब्लॉक तत्व के बारे में। तो आप लिखेंगे पी ब्लॉक तत्व। अब ये पी ब्लॉक तत्व क्या होते हैं? तो पी ब्लॉक तत्व की बात की जाए दोस्तों, सबसे पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो पी ब्लॉक तत्वों का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है आपका NH2NP126। ठीक है, NH2NP126। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक के अंदर जा रहा है या फिर पी कक्षक में जा रहा है, तो आप ये कहोगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका पी उपकोष में गया आपका इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पी ब्लॉक तत्व कहलाएगा, यानी पी ब्लॉक के अंदर उपस्थित होगा। पी ब्लॉक का मतलब है ये वाला ब्लॉक, इसमें यहां सॉरी अरे ये पी नहीं होता। ठीक है, अरे ये तो P जो है आपका कहाँ उपस्थित होगा? अरे भाई देखो, खुद को भी नहीं पता है यार, मैंने तो गलती से लिख दिया, पर आपको तो पता होना चाहिए। अरे बताओ P ब्लॉक तत्व कहाँ आएगा? P ब्लॉक तत्व किधर आना चाहिए ये बताइए। तो दोस्तों P ब्लॉक तत्व इधर आता है। अरे इधर होता है P, ये बीच में तो D होता है। ठीक है, SDPF ऐसे होता है। चलो कोई नहीं, तो ये पी ब्लॉक तत्व जो है इसके अंदर जाएगा अंतिम इलेक्ट्रॉन उपकोष में अगर जा रहा है, तो आप कहोगे इसको पी ब्लॉक तत्व। इसका बाह्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2NP6। मतलब इस टाइप का आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। इसके अंदर वर्ग कितने आते हैं? तो इसके अंदर जो वर्ग आते हैं वो 13 से 18 तक। ठीक है, 13 से लेकर के 18 तक का जो वर्ग है वो इसके अंदर इंक्लूड है।
अगर पी ब्लॉक तत्व की बात की जाए तो ये ऐसा ब्लॉक है जिसमें आपके धातु भी है, अधातु भी उपस्थित होते हैं इसमें। ठीक, ये इस ब्लॉक के अंदर आपके धातु भी है, अधातु भी है, और आपके दोस्तों बात की जाए तो उपधातुएं भी हैं। क्या है? उपधातुएं। ठीक है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, वह उत्कृष्ट गैस। क्या? उत्कृष्ट गैस, जो निष्क्रिय गैस जिन्हें कहा जाता है, सभी इसी के अंदर है। ठीक है, क्या है? धातु है, इसमें अधातु भी है, इसमें उपधातु भी है, इसमें उत्कृष्ट गैस भी है। और जो आपके उत्कृष्ट गैसें होती है, इनका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो पूरा का पूरा फुलफिल होता है, यानी कि हमारे जो अंतिम आपका उपकोष होगा वो फुलफिल्ड होता है। इस वजह से फुलफिल्ड है तो उसको ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है, ना ही इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है। इस वजह से ये जो है उत्कृष्ट गैसें कहलाती है। इनके बारे में अभी और आगे हम बात करेंगे डिटेल में, और इनकी जो अभिक्रियाशीलता है वो भी बहुत ही कम होती है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, समझ में आ गई बात? और आप ये याद रख सकते हो इसी के अंदर कि जब हम वर्ग 13 से लेकर 18 तक की बात करें तो जो वर्ग 17 है आपका, कौन सा? वर्ग 17। और एक बात करें अगर हम वर्ग 16 की, तो जो वर्ग 17 है उसमें तो दोस्तों आप इसको तो नाम देते हो क्या? हैलोजन। ठीक है, ये याद रखोगे कि वर्ग 17 को हम हैलोजन कहते हैं, और वर्ग 16 जो है इसको आप चालकोजन कहते हो। क्या कहते हो? चालकोजन। ठीक है, और हैलोजन के अंदर कौन से तत्व आते हैं और चालकोजन के अंदर कौन से तत्व आते हैं, ये आपको याद रखना है। तो हैलोजन के अंदर जो तत्व आते हैं वो आते हैं आपके फिर, कल, बार, आई फिर कल, बार, आई, अरे बी आर, फिर आई आएगा, आई, फिर कल, बाहर, आई, आंटी। मतलब आपका क्या हो गया दोस्तों? अरे क्या हो गया? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। और आपके वर्ग 16 जिसे आप चालकोजन कह रहे हो उसमें आते हैं ओ, एस, से, टी, पो। ओ, एस, से, टी, पो, यानी कि आपका ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और आपका पोलेनियम। ठीक है, तो ओ, एस, से, टीपो, इनको आप कहोगे चालकोजन, और फिर कल, बार, आई, आंटी, हेलोजन, इसको कहोगे आप वर्ग 17। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे की और एक पॉइंट आप इसमें लिखेंगे। जब हम आवर्त सारणी के अंदर, यानी आवर्त में, पूरी जब सारणी आपके सामने लाऊंगा तो आपको और ये क्लियर होगा। जब हम आवर्त में बाईं ओर से, आवर्त के अंदर अगर आप जो है दोस्तों लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहे हो, यानी कि बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर, जाने पर आप अगर इस साइड जा रहे हो तो क्या होगा? आपका जो पी ब्लॉक है, बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर पी ब्लॉक तत्वों के अधात्विक, यानी कि नॉन मेटेलिक, तो नॉन मेटेलिक जो कैरेक्टर होता है, अधात्विक जो लक्षण होते हैं, उनमें दोस्तों क्या होती है? लक्षणों में वृद्धि होती है। समझ में आ गई बात? तो लक्षणों में वृद्धि होती है। क्लियर है बात इतनी? चलिए, तो ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि पी ब्लॉक तत्वों में क्या होता है, भाई ये पूछ ले नॉन मेटेलिक का कैरेक्टर क्या है बताओ, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो अधात्विक लक्षण है वो आवर्त में जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो वृद्धि होती है। ऐसे ही आपको याद रखना है जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे, वर्ग के अंदर जब आप ऊपर से नीचे जाते हो तो ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर, यहां तो था नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में वृद्धि, लेकिन जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो आपके क्या होता है दोस्तों? अरे धात्विक लक्षण, यानी कि मेटेलिक
प्रॉपर्टी, मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो आपका क्या होता है दोस्तों, वृद्धि करता है। तो लक्षणों में वृद्धि होती है। समझ में आ गई बात? तो ये याद रखोगे, वृद्धि होती है। ठीक है, क्लियर है आपका ये? चलिए अब बात करते हैं हम डी ब्लॉक तत्वों के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? तो डी ब्लॉक तत्व। अब ये डी ब्लॉक तत्व जो है इसमें क्या होता है? तो डी ब्लॉक तत्व में क्या होगा दोस्तों, आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? अरे अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएगा n-1 डी उपकोष के अंदर, यानी अल्टीमेटली डी उपकोष के अंदर अगर जा रहा है तो आप इसको कहोगे डी ब्लॉक तत्व। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 इंटू डी, और डी की पावर यानी 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर आपका ns 0 से 2। ठीक है, ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये बात आपको याद रखनी है। और ये जो है दोस्तों आपके एस और पी ब्लॉक जो है उसके मध्य में स्थित होते हैं। यानी अगर देखो हमने बात क्या करी, एस ब्लॉक के अंदर कितने वर्ग आ रहे हैं, पहला और दूसरा, और पी ब्लॉक के अंदर 13 से 18। इसका मतलब जो 3 से 12 बचे हैं वो पूरे के पूरे वर्ग किस में आ जाएंगे दोस्तों, आपके डी ब्लॉक तत्वों के अंदर आ जाएंगे। ये बात आपको याद रखनी है। और एक बात याद रखनी है कि इन्हें आप क्या कहते हो, तो डी ब्लॉक जो तत्व है इन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्या कहोगे आप? संक्रमण तत्व कहते हैं, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। समझ में आ गई? क्लियर है बात? चलिए बात करते हैं दोस्तों अब हम जो है आपके इसमें एक एक्सेप्शन की। तो आपके इसके इनको हम कहते थे क्या है, संक्रमण तत्व कहते हैं। लेकिन आपका जो जिंक है, आपका कैडमियम है और आपका मरकरी, ये जो तीन है, इन तीनों का क्या होता है कि जो उपकोष होता है यानी डी उपकोष जो होता है ये पूर्ण तरीके से भरा रहता है। क्या होता है? पूर्ण रूप से भरा रहता है, यानी फुलफिल्ड होता है। इस वजह से इन्हें हम जो है संक्रमण तत्व नहीं कहते। ठीक है, तो आपके संक्रमण तत्व नहीं है। कौन से तत्व संक्रमण तत्व नहीं है? तो आप बोलेंगे जिंक, कैडमियम और मरकरी। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं लिख रहा हूँ, देखो EC जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड होता है। क्या होता है? F होता है। समझ में आ गई बात? तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो फुलफिल्ड होता है। किसका? डी ब्लॉक के तत्वों में 3 तत्व ऐसे हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनके उपकोष पूर्ण भरे रहते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आपके आ जाता है एफ ब्लॉक तत्व। कौन सा? एफ ब्लॉक तत्व। अब ये एफ ब्लॉक तत्व क्या है? तो एफ ब्लॉक तत्व जो है दोस्तों आपके हो जाएंगे, तो जो एफ ब्लॉक तत्व है दोस्तों आपका, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे लंबा है भाई। कितना बड़ा? तो देखो n-2 f की पावर 1 से 14, और फिर आपका n-1 d की पावर 0 से 10, और फिर आपका NH2। ये है आपके F ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ गई बात? ठीक है, और इन तत्वों को जो है दोस्तों, जैसा कि डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, ऐसे ही इन्हें क्या कहा जाता है? आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये सभी इसके अंदर जितने भी तत्व हैं दोस्तों वे सभी धातुएं हैं। और आपके
जो दो अलग से श्रेणियां चलती है ना, एक लैंथेनाइड और एक्टेनाइड, वे इसी के अंदर है। तो आप ये लिख सकते हो कि लैंथेनॉइड तथा एक्टिनॉइड, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड श्रेणी उपस्थित। ठीक है, कई बार तो इतना इजी क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे कि ये बताओ बेटा लैंथेनाइड श्रेणी जो है वो कौन से ब्लॉक में आती है, तो वो आती है आपके किस में, अरे एफ ब्लॉक तत्व में। बस यहाँ एक बात और याद रखना कि जो लैंथेनाइड होती है दोस्तों, इस श्रेणी को हम क्या कहते हैं, इस श्रेणी को हम कहते हैं 4F श्रेणी भी। क्या कहते हैं, 4F श्रेणी भी कहते हैं। और इसके अंदर मैं लैंथेनाइड के बारे में लिखवा रहा हूं, 4F श्रेणी भी कहते हैं। इसके अंदर 14 तत्व है। कितने, 14 तत्व है। लिखेंगे आप, मतलब 14 एलिमेंट्स इसके अंदर उपस्थित होते हैं। कहां से कहां तक के, तो इसके अंदर आपके सीरियम 58 से लेकर 58 से लेकर के आपके 71 लुथेनियम तक होता है Lu। कितने, 14 एलिमेंट्स इसके अंदर उपस्थित होते हैं। इन्हें हम जो है लैंथेनॉन, क्या, लैंथेनॉन, ये जो लास्ट एलिमेंट आ रहा है ना Lu, उसी के नाम पर इसका नाम है लैंथेनॉइड। तो लैंथेनॉन, या आप इन्हें जो है दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हो। क्या कहते हो, दुर्लभ मृदा तत्व। समझ में आ गई बात। तो लैंथेनॉइड श्रेणी किसको कहते हैं, जिसका 4F श्रेणी है। समझ में आ गई बात। 14 तत्व होते हैं, सीरियम 58 से लुथेनियम 71 तक है। लैंथेनॉन या दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 4F के अंदर जाता है। कौन से उपकोष में जाता है, 4F उपकोष के अंदर जाता है। लेकिन एक्टेनॉइड की अगर बात की जाए तो इसको जो है आप 5F श्रेणी भी कहते हो। समझ आ गई बात। इसके अंदर भी आपके 14 तत्व उपस्थित होते हैं। लेकिन ये 14 तत्व कौन कौन से होते हैं, तो आपके TH यानी थोरियम 90 से लेकर के इसके अंदर लोरेंशियम आपका Lr103 तक। समझ में आ गई बात। ठीक है, चलिए। और दोस्तों जो है इन तत्वों को हम क्या कहते हैं, तो अगर बात की जाए दोस्तों यूरेनियम 92 के बाद, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो यूरेनियम 92 के बाद के सभी तत्व कैसे होते हैं, तो सभी तत्व संश्लेषित होते हैं। समझ में आ गई बात। कैसे होते हैं, संश्लेषित। और ये संश्लेषित होते हैं इस वजह से इसके बाद वाले तत्वों को हम एक अलग नाम देते हैं, क्या, ट्रांस यूरेनिक। ठीक है, ट्रांस यूरेनिक कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है कि यूरेनियम, देखो 5F श्रेणी या एक्टेनॉइड जो श्रेणी है उसके अंदर यूरेनियम जो 92 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है, उसके बाद वाले सभी तत्व क्या होते हैं, संश्लेषित होते हैं। इसलिए इसे जो है ट्रांस यूरेनिक या परा यूरेनियम तत्व भी कहा जाता है। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ये थे आपके दोस्तों चारों प्रकार के आपके तत्व, किसमें, आधुनिक आवर्त सारणी में। तो अब आपकी आधुनिक आवर्त सारणी में केवल और केवल आधुनिक आवर्त सारणी के कुछ तत्वों के नाम याद करने हैं। बाकी आधुनिक आवर्त सारणी आपकी समाप्त हो चुकी है। तो मैं कल जब लेक्चर लेकर आऊँगा पहले आपको आधुनिक आवर्त सारणी दिखा दूंगा कि कैसी दिखती है, कौन सा तत्व कहाँ है, और फिर आपकी आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसका हो जाएगा क्या, सफाया, मतलब ये ऐसे साफ हो जाएगी। उसके बाद आपका अब जो है क्या होगा स्टार्ट, परमाणु गुणधर्मों में परिवर्तन और परमाणु गुणधर्मों में परिवर्तन, ये चारों के चारों एक साथ, इनके एक्सेप्शन वगैरह एक साथ एक ही वीडियो में कंप्लीट। मतलब अब केवल इस टॉपिक का एक वीडियो और आएगा, फिर आपका ये टॉपिक बाय बाय बल्ले बल्ले हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट किया जाए कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, लव यू ऑल ऑफ यू, और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। धन्यवाद।